नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में देशद्रोह के मामलों के पंजीकरण को स्थगित रखे जाने के बारे में केंद्र सरकार को आज राय देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने अनगढ़ा माइंस लीज मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 मई तक का समय दिया है। ईडी ने कल आईएएस पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाला मामले में पूछताछ की। सिंघल ने खुद को निर्दोष बताया। और डीएसपी एमयू में 2 वर्षीय बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड, फिशरीज साइंस, सॉइल टेस्टिंग सहित कई रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में देशद्रोह के मामलों के पंजीकरण को स्थगित रखे जाने के बारे में आज तक केंद्र की राय मांगी है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमणा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि लंबित और भविष्य के देशद्रोह के मामलों के बारे में उसका क्या प्रस्ताव है। केंद्र ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की वैधता की फिर से जांच करने का फैसला किया है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह सरकार के साथ इस विषय पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि जब तक सरकार इस मुद्दे पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक इस मुद्दे पर दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। मामले में आगे की सुनवाई कल होगी। न्यायालय देशद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। केंद्र ने कल शीर्ष अदालत को बताया था कि उसने धारा 124A के प्रावधानों की फिर से जांच करने और पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने अनगढ़ा माइंस लीज मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 मई तक का समय दिया है। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में अपनी मां रूपी सोरेन के बीमार होने का हवाला देते हुए मानवीय आधार पर 1 महीने का समय मांगा था। जानकारी हो कि मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन का इलाज हैदराबाद के अस्पताल में चल रहा है। हेमंत सोरेन आज की कैबिनेट की बैठक के बाद फिर से हैदराबाद जा सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल से कल पूछताछ की। ईडी ने मनरेगा को लेकर पूजा सिंघल से सवाल किया। इसके जवाब में सिंघल ने कहा कि उनके ऊपर मनरेगा में जो आरोप लगाया गया है वह गलत है। उन्होंने किसी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया है। विभागीय जांच के बाद 2017 में उनको क्लीन चिट दिया गया था। ईडी ने पूछा कि राम विनोद सिन्हा के खिलाफ शिकायत आने पर आपकी ओर से क्या कार्रवाई की गई। सिंघल ने कहा कि इसके लिए मुझे कागजात देखना होगा। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी कार्यालय में पूछताछ जारी है। दूसरी ओर ईडी की पूछताछ में सीए सुमन कुमार सिंह ने कहा कि जो रुपए उसके घर से मिले हैं वो उसके नहीं हैं। ईडी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और सुमन सिंह तीनों को एक साथ बैठाकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक ईडी के द्वारा की गई छापेमारी के दौरान सुमन कुमार, पूजा सिंघल और उनके पति के घर, अस्पताल और दफ्तर से जब्त दस्तावेज को भी ईडी ऑफिस लाया गया है। पूछताछ के दौरान ईडी ने शेल कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी मंगाए हैं। वहीं पूजा सिंघल ने निजी कारण बताते हुए 30 मई तक कार्यालय से छुट्टी ले ली है। वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर कर इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। राज्य की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि सरकार राज्य भर के अलग अलग प्रखंडों में पड़ती जमीन की एक सूची तैयार करेगी। मनरेगा के जरिए इसकी सूरत बदले जाने पर विशेष प्लान बनेगा। राजेश्वरी बी कल राज्य स्तरीय कमेटी की बैठक को संबोधित कर रही थीं। मनरेगा आयुक्त ने जिलों में बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत सरकार की ओर से मिले लक्ष्य एवं लाभुकों के चयन के बारे में पदाधिकारियों से जानकारी ली। बैठक में बिरसा हरित ग्राम योजना के जरिए ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हुए उनके पलायन को रोकने के उद्देश्य पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना विकास के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, मनरेगा, जेएसएलपीएस तथा उद्यान निदेशालय द्वारा कई प्रकार की लाभुकोन्मुखी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकार के द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ससमय लाभुकों का चयन करना सुनिश्चित हो। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के मतदान को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इसी कड़ी में कल रांची के उपायुक्त सह निर्वाचन जिला
निर्वाचन पदाधिकारी छवि रंजन ने मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रथम चरण के मतदान के लिए संबंधित कोषांग के वरीय पदाधिकारी से पोलिंग पार्टी के डिस्पैच कर्मियों के लिए बैठने की व्यवस्था, मैपिंग सुविधाओं आदि की जानकारी लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उप विकास आयुक्त विशाल सागर एवं संबंधित कोषांग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। उपायुक्त ने बताया कि 14 मई को प्रथम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टी का डिस्पैच मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से एक दिन पहले 13 मई को किया जाएगा। इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मोरहाबादी स्थित फुटबॉल स्टेडियम में पोलिंग पार्टी के बैठने की प्रखंडवार व्यवस्था होगी। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मतदान कर्मियों के लिए आवश्यक बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने डिस्पैच सेंटर में पेयजल, शौचालय की सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं और हेल्प डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। राज्य में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण कराने को लेकर जामताड़ा जिला प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले में चतुर्थ चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव स्वच्छ, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त फैज अक अहमद मुमताज के दिशा निर्देशन में जोनल एवं सेक्टर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जामताड़ा जिला अंतर्गत चतुर्थ चरण में जामताड़ा, नाला एवं कुंडहित प्रखंडों के 711 मतदान केंद्रों पर 27 मई को मतदान की तिथि निर्धारित है। उन्होंने बताया कि सभी प्रतिनियुक्त जोनल सेक्टर दंडाधिकारियों एवं चुनाव कार्य में लगाए गए कर्मियों को अपने कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने के साथ साथ मुख्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय DSPMU में 2 वर्षीय बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, BPEd, MPEd, फिशरीज साइंस, सॉइल टेस्टिंग सहित कई रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। कल इस विद्यालय की एकेडमिक काउंसिल में इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी की अध्यक्षता में हुई काउंसिल की बैठक में सॉइल टेस्टिंग के किसानों के लिए उपयोगी बताते हुए इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा संबंधित अन्य निकायों के साथ साझेदारी करने का सुझाव दिया गया। बैठक में विश्वविद्यालय में संचालित 52 विषयों के सिलेबस में 10 से 25% तक बदलाव किया गया है। स्नातक स्तर पर संचालित फाइन आर्ट्स का कोर्स अब 4 वर्ष का होगा। इसमें पेंटिंग, डिस्कल्पचर और क्राफ्ट आर्ट्स आदि शामिल हैं। राजधानी रांची स्थित लालपुर थाना क्षेत्र के वर्धमान कंपाउंड स्थित कंगन ज्वेलर्स में हुई लूट कांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में पलामू निवासी सौरभ कुमार उर्फ शेखर, रोहतास निवासी वासुदेव शाह उर्फ बासु, गढ़वा निवासी
रुपेश विश्वकर्मा उर्फ पंकज और भोजपुर का आशुतोष राय शामिल है। इनके पास से 2 कट्टे, 1 देसी पिस्टल, 9 गोली, 3 बाइक, 6 किलो चांदी के जेवरात और 200 ग्राम सोना के जेवरात बरामद किए गए हैं। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीते 5 मई को अपराधियों ने दिन दहाड़े कंगन ज्वेलर्स में हथियार के बल पर नकदी सहित 25 से 30 लाख के जेवरात लूट लिए थे। इस लूटकांड में शामिल एक अन्य अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। इनमें 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। राष्ट्रपति ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने राष्ट्रपति से परम विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया। कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। वे जम्मू कश्मीर में एक आतंकरोधी अभियान में शहीद हो गए थे। राष्ट्रीय राइफल्स के हवलदार अनिल तोमर, हवलदार पिंकू कुमार, हवलदार काशीराय बमनाल्ली, नायब सूबेदार श्रीजीत एम और सिपाही जसवंत रेड्डी को उनके वीरतापूर्ण कार्यों के लिए मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। झारखंड में चक्रवाती तूफान असानी का आंशिक असर देखने को मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र कल चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसका 13 मई की शाम से असर दिखना शुरू होगा। झारखंड में 15 मई तक बारिश की संभावना जताई गई है। इस साल प्री मानसून सीजन में बनने वाला पहला समुद्री तूफान है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से उठा चक्रवाती तूफान ओडिशा के समुद्री तटों से टकरा सकता है। हालांकि यहां पहुंचते पहुंचते इसकी तीव्रता कम हो जाएगी। चक्रवाती तूफान की वजह से झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिणी व मध्य हिस्सों में यानी पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां समेत पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, पाकुड़ व साहिबगंज के अलावे मध्य भाग यानी रांची, रामगढ़, बोकारो, गुमला, हजारीबाग व खूंटी जिलों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चक्रवाती तूफान का झारखंड में आंशिक असर ही देखने को मिलेगा और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। अगले 4-5 दिनों में रांची का अधिकतम तापमान 37 और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री तक रह सकता है। भारतीय महिला टीम ने उबर कप बैडमिंटन टूर्नामेंट के ग्रुप डी में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। थाईलैंड के बैंकॉक में पीवी सिंधु ने जेनी गई को, आकर्षी कश्यप ने स्थर शी को और अश्मिता चालीहा ने नताली ची को हराया। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल से प्रवर्तन निदेशालय में पूछताछ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पूजा से ईडी ने पूछा, अकाउंट में कहां से जमा हुए नकद 1 करोड़ रुपए शीर्षक खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। हिन्दुस्तान ने पूजा नहीं दे सकी 1 करोड़ 43 लाख का हिसाब शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने डेटा यही रहे तो विदेशी कंपनियों को अरबों का नुकसान, इसलिए धमकियों पर उतरी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने रिम्स में 50 करोड़ की जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन रहने के बाद भी सैंपल बाहर भेजने की खबर को टॉप बॉक्स बनाया है। रांची एक्सप्रेस ने झारखंड में 13 से असानी तूफान का दिखेगा असर शीर्षक खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने राजद्रोह कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार से जवाब मांगे जाने की खबर को पहले पन्ने की लीड बनाया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने देशद्रोह कानून के संबंध में पुनर्विचार की प्रक्रिया पूरी होने तक भविष्य में देशद्रोह के मामलों के पंजीकरण को स्थगित रखे जाने के बारे में केंद्र सरकार को आज राय देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने अनगढ़ा माइंस लीज मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 20 मई तक का समय दिया है। ईडी ने कल आईएएस पूजा सिंघल से मनरेगा घोटाला मामले में पूछताछ की। सिंघल ने खुद को निर्दोष बताया।
और डीएसपी एमयू में 2 वर्षीय बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड, फिशरीज साइंस, सॉइल टेस्टिंग सहित कई रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।